उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। नई सुबह, नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर मैं सरगम पंच श्रीवास्तव आप सभी के सामने हाजिर हूं। तो बिना रोके बिना थमे अगले 1 घंटे में होगी गुड न्यूज की मैराथन दौड़। लेकिन सबसे पहले नजर आज की उन 5 खबरों पर डाल लेते हैं जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार। देखिए, शुभ समाचार में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अयोध्या में आकार ले रहे भव्य राम मंदिर की। बताएंगे कैसे राम मंदिर के लिए मिल रहे चंदे ने इस बार सबको चौंका कर रख दिया, और रामलला पर हो रही धनवर्षा के बाद क्या है चढ़ावे की गिनती का तिरुपति प्लान, इसकी आगे चर्चा होगी। बात आस्था के उस सर्किट की भी करेंगे जिसका तोहफा यूपी की योगी सरकार माता के भक्तों को जल्द देने वाली है। बताएंगे शक्तिपीठों को कनेक्ट करने का क्या है सरकार का ये प्लान, और शक्तिपीठ सर्किट बन जाने के बाद कैसे बदलेगी यूपी में आध्यात्मिक पर्यटन की तस्वीर, ये भी समझेंगे। बिल्कुल, देखिए बात जो है H3N2 वायरस की भी हम करने जा रहे हैं, जिस पर महाप्रहार के लिए डॉक्टर्स और एक्सपर्ट ने कमर अब कस ली है। तो क्या है वायरस के विरुद्ध युद्ध का महाप्लान, और वो क्या क्या सावधानियां हैं जिनका जो है हमको और आपको सावधानी से ध्यान रखना है, इसकी आगे चर्चा होगी। बुलेटिन में आपकी मुलाकात पाताल लोक वेब सीरीज के उस नन्हे स्टार से भी कराएंगे जिसकी झलक सीजन 2 में नजर आने वाली है। क्या है इस नन्हे स्टार आयुष की वो रियल स्टोरी जिसने हर किसी को भावुक कर दिया है, ये भी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल, देखिए शुभ समाचार में बात उन स्टार्स की भी हम करने जा रहे हैं जो ऑस्कर्स में हिंदुस्तान का परचम लहराकर वतन अब लौट आए हैं। कैसे स्वदेश में हुआ इनका भव्य स्वागत। तो देखिए सरगम, शुभ समाचार में आज सबसे पहले बात हम उस तस्वीर के साथ करने जा रहे हैं जिसने हर हिंदुस्तानी को गर्व के साथ भर दिया। ऑस्कर जीतने के बाद RRR फिल्म के एक्टर जूनियर NTR देर रात हैदराबाद पहुंचे। एयरपोर्ट पर मौजूद फैंस ने उनका जो स्वागत किया है, फूलमाला पहनाई है, फूल बरसाए हैं, इस कदर उनका स्वागत हुआ कि देखते ही रह गए सब लोग। इस दौरान देखिए फैंस की भीड़ उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब नजर आई। जाहिर सी बात है कई लोगों ने तो जूनियर NTR के साथ सेल्फी भी ली, और कुछ फैंस उनकी तस्वीर वाले झंडे को लेकर वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में देखिए जूनियर NTR ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। उन्होंने हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया, ब्रांड वेलकम के लिए थैंक यू भी कहा। उन्होंने इस अवार्ड के लिए देश के हर एक नागरिक को बधाइयां भी दी हैं। जाहिर सी बात है कि SS राजामौली की तेलुगु फिल्म RRR ने 95वें एकेडमी अवार्ड की बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में पुरस्कार जीतकर देश का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। ऐसे में देखिए ऑस्कर विजेता एपिसोड पहुंचे, लोगों की खुशी देखते ही बन गई। I would just like to thank each and every audience. I would like to thank each and every Indian for encouraging RRR. This award which RRR has won is purely possible with the love of the audience and the film industry. देखिए अब बात उन शुभ समाचारों की कर लेते हैं जिसमें आस्था के रंग भी हैं और भारत के आध्यात्मिक ताकत की झलक भी है। शुभ समाचार यह है कि राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है और वक्त से पहले इसके पूरे होने की काफी उम्मीद भी है। ऐसे में राम भक्तों का प्यार भी चंदे के रूप में प्रभु राम पर बरस रहा है। पिछले कुछ महीनों में राम मंदिर को पहले के मुकाबले 3 गुना ज्यादा चंदा मिला है। मतलब राम भक्त अपने आराध्य के लिए दिल खोलकर दान दे रहे हैं। आलम यह है कि दान पात्र से एक बार में जो पैसे निकाले जाते हैं उन्हें गिनने में 15 दिनों का वक्त लग जाता है। इसे देखते हुए पैसे गिनने के लिए आने वाले समय में तिरुपति बालाजी मंदिर की जैसी ही व्यवस्था करने की योजना पर अब काम चल रहा है। यही नहीं, यूपी सरकार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रद्धालुओं को शक्तिपीठ सर्किट का तोहफा भी देने वाली है। इस बीच माता के भक्तों के लिए शुभ समाचार ये है कि इस बार चैत्र नवरात्र पे शुभ संयोग भी बन रहा है। इस शुभ संयोग से पहले देश भर में नवरात्र के लिए माता के दरबार सजने लगे हैं। वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में पैदल मार्ग से बर्फ काफी हद तक हटाई जा चुकी है। अप्रैल आखिर की यात्रा की शुरुआत होने वाली है, उससे पहले सभी तैयारियों को पूरा करने के लिए तेजी से काम किए जा रहे हैं।
और बात राम मंदिर की हो जाए। देखिए, राम मंदिर के पूरे हो जाने का इंतजार भक्तों को बहुत लंबे समय से है। ऐसे में देखिए, भक्तों की तरफ से अब उम्मीद से ज्यादा चढ़ावा जो है मंदिर और राम मंदिर ट्रस्ट को मिलने लगा है। चढ़ावे और दान के नए नए रिकॉर्ड्स सेट हो रहे हैं। यही वजह है कि अब ट्रस्ट इसकी गिनती के लिए नए सिरे से रणनीति पर विचार करने लगा है। देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए ये निर्णायक साल है। माना जा रहा है कि साल के अंत तक मंदिर का ज्यादातर काम पूरा हो जाएगा। भक्तों का उत्साह भी मंदिर के लिए चरम पर है। अपने आराध्य को चढ़ावा चढ़ाने में वो पीछे नहीं है। दान के नित नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब यहाँ मिलने वाले दान की राशि 3 गुना हो गई है। एक तरफ जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में रामलला के दर्शन करने आ रहे हैं और चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। मंदिर प्रबंधन की माने तो बीते 15 दिनों में मंदिर में रखी गई दान पेटी में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम आ चुकी है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कार्यालय की तरफ से दी गई जानकारी में कहा जा रहा है कि बैंक अधिकारियों और दान की गिनती करने वालों ने बताया है कि जनवरी 2023 में दान की राशि में 3 गुना का इजाफा हुआ है। दान की राशि में बढ़ोतरी को देखते हुए अब नई व्यवस्था बनाने पर विचार किया जा रहा है। ये व्यवस्था बिल्कुल तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर होगी, यानी यहाँ भी रकम गिनने के लिए सीसीटीवी की व्यवस्था के साथ सैकड़ों कर्मचारियों को लगाया जाएगा ताकि दान की रकम की सही गिनती की जा सके। फिलहाल तो मंदिर और ट्रस्ट को मिलने वाले चढ़ावे और दान की रकम को गिनने और बैंक में जमा करने की व्यवस्था में भारतीय स्टेट बैंक की तरफ से 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है। लेकिन जिस तरह से दान और चढ़ावे में इजाफा हो रहा है, उसने यकीनन ट्रस्ट और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को नए सिरे से इसकी रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया है। मंदिर निर्माण का काम इस साल पूरा होने के बाद माना जा रहा है कि 2024 में मकर संक्रांति के मौके पर गर्भगृह को भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि मंदिर के दूसरे तल पर काम चलता रहेगा, लेकिन भक्तों और भगवान के बीच की दूरी भव्यता के द्वार खुलने के साथ मिट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रामायण और कृष्ण सर्किट के बाद योगी सरकार शक्तिपीठ सर्किट पर काम कर रही है। इससे उत्तर प्रदेश धर्म और आस्था का बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा, जिससे धार्मिक पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। रामायण सर्किट में भगवान राम के मंदिरों के दर्शन होंगे, जबकि श्री कृष्ण सर्किट में राधा कृष्ण के मंदिर लोग घूम सकेंगे। वहीं बात अगर शक्तिपीठ सर्किट की करें तो इसके जरिए श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के शक्ति पीठों तक आसानी से पहुंच सकेंगे। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार योगी सरकार तमाम बड़े कदम उठा चुकी है ताकि उत्तर प्रदेश अब धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा दे, आस्था को बढ़ावा दे, और उसी को देखते हुए अब रामायण और श्री कृष्ण सर्किट के बाद अब शक्तिपीठ सर्किट पर जल्द ही काम शुरू होने जा रहा है। तो चलिए आपको विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं कि क्या है शक्तिपीठ सर्किट का महाप्लान, जिसकी योजना जो है करीब करीब बन चुकी है, और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस शक्तिपीठ से कैसे बदल जाएगी उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक पर्यटन की पूरी तस्वीर। देखिए, दरअसल इस शक्तिपीठ सर्किट से मिर्जापुर, सहारनपुर, बलरामपुर, वाराणसी और प्रयागराज जोड़ने की पूरी योजना पर काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिश यही है जाहिर तौर पर कि सर्किट से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले और मां दुर्गा के भक्तों को एक साथ ही कई तीर्थों के दर्शन की सहूलियत उपलब्ध हो जाए। बिल्कुल, इसके लिए विंध्याचल धाम, शाकंभरी मंदिर, देवी पाटन मंदिर को इस शक्तिपीठ से जोड़ने के प्लान पर अमली जामा पहनाने की पूरी योजना है। इस शक्तिपीठ सर्किट में काशी का विशालक्ष्मी मंदिर को शामिल किया गया है। वैभव, बिल्कुल सरगम, और साथ ही साथ आपको बता दें प्रयागराज का जो ललिता देवी मंदिर है वो भी शक्तिपीठ सर्किट का पार्ट बन चुका है। साथ ही साथ आपको बता दें क्या है शक्तिपीठ सर्किट का पूरी जो रूपरेखा है वो क्या है, ये अपने आप में समझ लिया आपने। और अब आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि शक्तिपीठ सर्किट से कौन कौन से महातीर्थ जोड़े जा रहे हैं और उनका क्या आध्यात्मिक पौराणिक महत्व है। देखिए, जिस तीर्थ को शक्तिपीठ सर्किट से जोड़ा जाएगा उसमें वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर भी होगा, और इस मंदिर को लेकर मान्यता यह है कि यहां माता सती की कर्णमणि गिरी थी। बिल्कुल, जिस दूसरे धाम को इस सर्किट से जोड़ने की योजना है उसमें मिर्जापुर स्थित
विद्यावासिनी मंदिर भी है जहां भक्त आदि शक्ति के पूर्ण स्वरूप की पूजा करने के लिए पहुंचते हैं। वहीं बात अगर वैभव यहाँ पे तीसरे धाम की करें तो तीसरा धाम सहारनपुर का शाकंभरी मंदिर होगा जो इस शक्तिपीठ सर्किट से जुड़ेगा। ये धाम मां शाकंभरी के 3 शक्तिपीठों में से एक बहुत महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। बिल्कुल सरगम। और देखिए बलरामपुर का देवी पाटन मंदिर 52 शक्तिपीठों में से एक है। इसे भी इस सर्किट से जोड़ दिया जाएगा सीधे तौर पर। ये वही धाम है जहां पर मां पाटेश्वरी की पूजा होती है और प्रयागराज में मौजूद ललिता देवी मंदिर भी शक्तिपीठ का हिस्सा बनेगा। बताते हैं कि पांडवों ने लाक्षागृह से सुरक्षित निकालने के लिए यहां पर पूजा अर्चना की थी। देखिए इस बार चैत्र नवरात्र की शुरुआत 22 मार्च से हो रही है। करीब 110 साल बाद इस बार जो है नवरात्र पर अद्भुत संयोग बन रहा है। ये महासंयोग किन क्षेत्रों में विशेष फलदायी होगा, इस बारे में आपको बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित दीपक मालवीय। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन नवरात्रि पर्यंत नवरात्र के बीच में देखने को प्राप्त होगा और यह नवरात्रि का जो पर्व है इसका संयोग, अद्भुत संयोग 110 वर्षों के पश्चात प्राप्त हो रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण नवरात्र है जिसमें सभी प्रकार की कामना की सिद्धि के लिए सभी भक्तजन माता के 9 स्वरूपों की आराधना करेंगे। और इस वर्ष माता जी का आगमन नौका पे है। साथ ही नवरात्र के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। यह संवत्सर इसे नल नाम का संवत्सर माना जाएगा। देखिए झारखंड के देवघर में बाबा धाम में नवरात्र से पहले काली पूजा का आयोजन हुआ जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मंदिर परिसर में काली माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की गई, फिर हवन हुआ। इसके बाद लगभग 10,000 कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भोजन करवाया गया। पुजारियों ने बताया कि मंदिर में काली पूजा का विधान सदियों पुराना है। ये पूजा रोग दोष और महामारी से बचने के लिए की जाती है। हर साल ये पूजा होती है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु इसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इसकी मान्यता बहुत है, इसीलिए ये कई सदियों से चला आता है। ये बाबा बैद्यनाथ के दरबार में, बाबा बैद्यनाथ जी के प्रांगण में जो माता काली का मंदिर है, यहाँ पे बरसों पुरानी परंपरा है। एक नगर गंवाली पूजा होती है जो कि नगर कल्याण के लिए की जाती है। आज से बरसों पुरानी एक महामारी फैली थी, जिस महामारी को रोकथाम के लिए ये बाबा बैद्यनाथ जी के दरबार में माता काली के द्वार पे एक हवन आहुति की जाती है। बाद अब 4 धाम की ओजा। देखिए उत्तराखंड के चारों धाम यात्रियों के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। केदारनाथ धाम में 7 किलोमीटर पैदल मार्ग से बर्फ हटाई जा चुकी है। मजदूरों की ये टीम जो है बर्फ हटाने के लिए केदारनाथ मंदिर में उनके पास पहुंची और 1 महीने के अंदर 7 किलोमीटर रास्ते से बर्फ हटाने का काम कोई आसान नहीं था। लेकिन हालांकि केदारनाथ धाम में अभी भी 5 फीट तक की बर्फ देखने को मिल रही है। अब ये मजदूर जो है मंदिर के आसपास पैदल मार्ग पर जमा जो बर्फ जो जमी हुई है उसको हटाने के काम में लगातार जुटे हुए हैं। बताया गया कि अगले कुछ दिनों में इस धाम तक पहुंचने वाले पैदल मार्ग को पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा और उसके बाद जरूरी चीजें जो हैं ट्रैक्टरों के माध्यम से वहां पहुंचाई जाएंगी। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खुलने हैं। इससे पहले वहां मरम्मत से जुड़े सभी काम को पूरा कर दिया जाएगा। देखिए बेटियां परिवार के लिए बोझ नहीं है, बल्कि वो तो अपने साथ परिवार की खुशियां और रौनक लेकर आती हैं। फर्क तो बस नजरिए का है। बेटियों के जन्म को लेकर चाहे जितनी बातें कही जाती रही हों, लेकिन तेलंगाना के महबूबाबाद में जिस तरह से बेटी को जन्म देने वाली मां और बच्ची का ग्रैंड वेलकम हुआ वो अनोखा है। कुछ इस तरह नन्ही गुड़िया ने अपने घर में पहला कदम रखा। कुछ इस तरह घर में स्वागत हुआ नन्ही परी का और उसे जन्म देने वाली मां का भी। घर की चौखट से भीतर तक फर्श पर फूलों की रंगोली, और रंगोली भी ऐसी कि आंखें वहीं थम जाए। सिर्फ फर्श ही नहीं, बिटिया रानी के स्वागत में घर को भी सजाया गया है। गुब्बारों और रंगीन झालरों से
ये तस्वीरें दरअसल तेलंगाना के महबूबाबाद इलाके की है, जहां एक बेटी के जन्म की खुशी कुछ इस तरह अनोखे अंदाज में मनाई गई। संगीता ने जब बिटिया को जन्म दिया तब वो मायके में थी, लेकिन जब वो नन्ही बिटिया को लेकर ससुराल लौटी तो उनका और उनकी नन्ही परी का ग्रैंड वेलकम हुआ। संगीता ने फूलों पर पांव रखकर घर में प्रवेश किया। मां बनकर लौटी संगीता की नन्ही बिटिया के साथ आरती उतारी गई। रंगों से भरी थाली में नन्ही बच्ची के पांव रखकर उसका गृह प्रवेश हुआ। घर वालों का मानना है कि बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, ऐसे में उनका इस तरह से स्वागत तो बनता है। देखिए, देश में H3N2 वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और सरकार ने भी इस वायरस से निपटने के लिए कमर अब कस ली है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में H3N2 वायरस से संक्रमित मरीजों के लिए अलग वार्ड बना लिया गया है और डॉक्टर्स का यह मानना है कि इस वायरस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पूरी एहतियात बरते जाए तो उसकी चपेट में आने से बचा जा सकता है। अगर देखिए कोई इस वायरस से संक्रमित भी हो जाए तो इसका इलाज संभव है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, मुस्तैद रहने की जरूरत है। देश में H3N2 वायरस के मामले बढ़ते दिखे तो सरकार भी एक्शन में आ गई। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के बाद अब अस्पतालों में H3N2 वायरस से निपटने का इंतजाम कर लिया गया है। दिल्ली के LNJP अस्पताल में H3N2 के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड बना लिया गया है। इस वार्ड में ICU बेड, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर का पूरा इंतजाम है। LNJP अस्पताल में H3N2 वायरस के मरीजों के लिए 15 डॉक्टरों की टीम तैनात कर दी गई है। हमने अभी 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है। यदि कोई पेशेंट हमारे पास सस्पेक्टेड, संदिग्ध या कंफर्म्ड केस कोई आता है तो हम उसको अलग इस वार्ड में रखेंगे और उसमें हमने 15 डॉक्टरों का भी अलग से ड्यूटी लगाया है। इसके साथ साथ हमारे सारे नर्सेज का, टेक्नीशियंस का, डॉक्टरों को जो भारत सरकार की गाइडलाइंस हैं, जो ICMR की गाइडलाइंस हैं, उसको भी हमने व्हाट्सएप पे सबको भेजा है, प्रेरित किया है और इसका जो फैसिलिटी है वो अलग से हमने बनाई है लोकनायक। बदलते मौसम में सर्दी जुकाम की शिकायतें आम होती हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ज्यादातर मरीज सामान्य सर्दी जुकाम से बिना किसी दवा से ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी मरीज में खांसी के साथ तेज बुखार है, सांस लेने में तकलीफ हो या सीने में दर्द हो तो उसे अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। बहुत भ्रम में या अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि हमें जो साइंटिफिक एविडेंस है उसके बेस पे हम ये कह सकते हैं कि इसका इलाज संभव है। ज्यादातर पेशेंट स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। केवल कुछ % पेशेंट्स जिनको की लंबी बीमारियां हैं, जैसे मैंने बताया कि जैसे डायलिसिस वाले पेशेंट हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, शुगर वाले पेशेंट हैं, कैंसर वाले पेशेंट हैं, TB वाले पेशेंट हैं, या वो व्यक्ति जिनको लॉन्ग कोविड हुआ है, उनको संक्रमण से ज्यादा खतरा है। बाकी जो बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं जिसका इम्यूनिटी कम होता है, उनको भी संक्रमण का खतरा रहता है, तो उनको ज्यादा सावधानी की आवश्यकता है। देश के दूसरे हिस्सों में भी इस वायरस से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जानकारों का मानना है कि H3N2 वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे सावधान रहना जरूरी है। डॉक्टरों की सलाह है कि H3N2 वायरस से बचने के लिए मास्क लगाकर रखें, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें, साबुन सैनिटाइजर से हाथ साफ करें, ग्रुप में खाना खाने से परहेज करें। संक्रमित मरीज आइसोलेशन में रहें, डॉक्टर की सलाह पर ही कोई दवा लें। अगर वायरस के खिलाफ पूरे एहतियात बरते जाए, H3N2 वायरस से आसानी से बचा जा सकता है। पंकज जैन, गुड न्यूज टुडे। अब आपको मिलवाते हैं कैसे नन्हे मुन्ने से जो महज 10 साल की उम्र में ही शोहरत की बुलंदियां छूने के करीब है और जल्द ही अपनी उम्र से दोगुना बड़ा दिग्गज कलाकारों के साथ OTT की दुनिया में अपना नाम रोशन करने वाला है। कौन है ये नन्हा कलाकार, आइए देखते हैं। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ तो हमें हमारे बाप की कसम, हम तुम्हारे देश को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। ये है 10 साल का आयुष, जो नोएडा के वॉइस ऑफ स्लम नाम के एक NGO में पढ़ता है और अब जल्द ही ये नाम घर घर में जाना जाएगा, क्योंकि इस मासूम को OTT की पॉपुलर वेब सीरीज पाताल लोक के दूसरे सीजन के लिए साइन कर लिया गया है। आयुष ने हाल ही में दिल्ली में कुछ दिन शूटिंग भी की है और ये सब उसके और उसके परिवार के लिए एक सपने जैसा है। नन्हा आयुष तो शूटिंग से लौटकर सेट की बातें करते नहीं थक रहा है। मैं गया था तो उसके बाद पहले वैरायटी वैन में थे, उसके बाद कहीं और गए, किसी दूसरी जगह पे गए, वहाँ पे मतलब क्लोथ्स का हो रहा था कि कौन क्या पहनेगा।
और उसके बाद फिर से वैरायटी वैन में गए और उसके बाद वहाँ से गए हम एक्टिंग करने के लिए। कितने बड़े बड़े थे? सर बहुत बड़े सर मतलब जैसे एक रेलवे पटरी टाइप होती है ना, वैसे ही एक रेलवे पटरी टाइप सी छोटी सी लगी हुई थी, उसके बाद बहुत बड़ा सा कैमरा लगा हुआ था और उसमें मतलब ना बैठ के वो आगे कर रहे थे पीछे कर रहे थे सर, बहुत कुछ लगा हुआ था उसमें। अगर मेरे भाई को नन्ही सी उम्र में स्टारडम की दहलीज पर खड़े आयुष को देखकर उसके दोस्त भी पीछे नहीं हैं। ये मासूम हंसते मुस्कुराते चेहरे भी खेल खेल में फिल्मी डायलॉग दोहराते अपनी अभिनय प्रतिभा का परिचय दे रहे हैं। उनके देख ले कहाँ और किसके सामने खड़ा है, यहाँ बात सिर्फ एक बार समझाई जाती है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बात होती रहती है, सेनोरिटा तुम नहीं समझोगी। लेकिन जो चमकीली दुनिया अब आयुष को मिल रही है, चंद साल पहले इस पर ग्रहण लग गया था, जब कोरोना काल में उसके पिता आयुष समेत 3 भाई बहनों को छोड़कर चल बसे। उसी समय आयुष का परिवार वॉइस ऑफ स्लम नाम के इस एनजीओ से मिला और इस एनजीओ ने आयुष और उसके भाई बहन की पढ़ाई का पूरा जिम्मा उठाया। ऐसे ही अचानक देव सर का फोन आया कि बच्चे को एक वेब सीरीज आ रही है, उसमें सेलेक्ट करवाना है। तो आयुष को उन्होंने फिर चुना और उसके बाद फिर उसका ऑडिशन वगैरह करवाया उन्होंने, तो उसमें वो सेलेक्ट हुआ। फिर उसमें उसने काम भी किया। वो अपने आप को बहुत ही खुश नसीब समझ रहा है, उससे ज्यादा मैं खुश नसीब समझ रही हूँ। जब वहाँ से वो आया तो वहाँ का वातावरण देख करके वो एक पल के लिए तो चकाचौंध हो गया कि ये भी कुछ है दुनिया। तो मैं यही कह रही हूँ, भगवान से भी प्रार्थना कर रही हूँ कि इसकी लाइफ, तीनों बच्चों की लाइफ हमारी सुधर जाए। नोएडा में रहने वाले देव प्रताप और चांदनी वॉइस ऑफ स्लम नाम का ये एनजीओ चलाते हैं, जो गरीब और बेसहारा बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहा है। और अब इसी एनजीओ की बदौलत आयुष को वो जिंदगी जीने का मौका मिल रहा है जिसकी उसने शायद कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कुछ, तो मतलब मैंने कुछ ज्यादा अच्छा भी नहीं खाया, मतलब पराठे खाए थे। उसके बाद अगले दिन जब गया तो मेरे को बताया कि बहुत कुछ भी बोल दो तुम खा सकते हो। तो सबसे पहले मैंने चॉकलेट्स मंगवाई थी, उसके बाद मैंने लिम्का पिया था और उसके बाद मतलब बहुत सारी बिस्किट बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ। अब तो याद भी नहीं। पहले पता था कि मतलब हाँ एक्टर्स के लिए होता है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें रहती है, एक्टर्स के लिए पता था लेकिन देखा नहीं था। जब तुम गए तो कैसा लगा देख के, क्या क्या था उसमें? तो मतलब बहुत सारी चीजें थी, फ्रिज था, टीवी भी लगी हुई थी, ओवन भी था, सर बहुत सारी चीजें थी। अब आयुष की गिनती भी उन सितारों में होने लगी है जो अभिनय की दुनिया में बुलंदी पर है। और शायद इसलिए भी कहा गया है कि नन्हे हाथों को ठीक वक्त पर अगर सही हाथ का सहारा मिल जाए तो उन्हें मंजिल का रास्ता भी साफ साफ दिखाई देने लगता है। जीवन के हिस्से में कई किस्से आते हैं, कुछ किस्से अच्छे तो कुछ किस्से खराब। देव और चांदनी खुद स्लम के बच्चे थे। उन्होंने जैसे ही खुद को संभाला, वॉइस ऑफ स्लम बनाया ताकि वो स्लम के बच्चों की जिंदगी को और बेहतर बना सके, उनके जीवन के हिस्से में खराब किस्से कम से कम हो सके। आयुष को मिला मौका सिर्फ आयुष के लिए एक मौका नहीं, बल्कि वो स्लम के ऐसे ही तमाम बच्चों के लिए कई रास्ते खोलता है। हम आयुष और ऐसे ही बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, वो ऐसे ही आगे बढ़े और अपने जीवन में बहुत सारे रंग भर पाए। कैमरामैन मृदुल के साथ मनीष सरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। पंजाब की वजह पंजाब यूनिवर्सिटी में कूड़े की समस्या से निजात दिलाने की तकनीक ढूंढ ली गई है। इस तकनीक की मदद से कूड़े के पहाड़ को जैविक खाद में तब्दील कर दिया जाएगा। इससे एक तरफ कूड़े की समस्या का हल हो जाएगा और दूसरी तरफ बहुत कम कीमत में जैविक खाद भी तैयार हो जाएगी। देखिए, लैब की इन मशीनों में कूड़े की समस्या से निपटने का फॉर्मूला तैयार हो रहा है। शहरों में कूड़े के बढ़ते पहाड़ एक बड़ी समस्या बनकर उभरे हैं। इस कूड़े से लगातार निकलने वाली खतरनाक गैस पर्यावरण में जहर घोल रही है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने इस समस्या का हल ढूंढ निकाला है। यहाँ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट से खाद बनाने की मशीन तैयार की गई है। इससे कूड़े के पहाड़ को खाद में तब्दील किया जा सकेगा। सॉलिड वेस्ट है जो बायोडिग्रेडेबल, जिसमें मंडी का वेस्ट, सब्जियों का वेस्ट, फलों का वेस्ट जितना भी है,
उससे एक बायो फर्टिलाइजर फार्मुलेशन बनाई है, जिससे ये जो डंपिंग द सॉलिड वेस्ट थी ये हट जाएगी और जो यूरिया या डीएपी या और सिंथेटिक जहाँ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उसका यूज भी कम हो जाएगा और एनवायरमेंटल पोल्यूशन दोनों चीजों से जो होता है उससे भी बचा जाएगा। पूरे देश में हर साल करीब 90 मिलियन टन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट निकलता है। इनमें मंडी से निकलने वाले कचरे के साथ साथ किचन से निकलने वाली सब्जी और फलों का कचरा भी शामिल है। पंजाब यूनिवर्सिटी में बनी ये मशीन बेहद कम लागत में इस कूड़े को खाद में बदल देती है। तो हमारा बायो फर्टिलाइजर फार्मुलेशन है वो 1 लीटर बनाने में 4 रुपए की कॉस्ट आई है। 4 रुपए में 1 लीटर। और जो मार्केट में मिलते हैं बायो फर्टिलाइजर, ये नहीं हमने बायो फर्टिलाइजर पहली बार बनाया, बायो फर्टिलाइजर मिलते हैं मार्केट में, बड़ी दुनिया बनाती है, बट उसकी कॉस्ट है 200 से 250 रुपए 1 लीटर से। और बेसिकली हमारा जो है इसमें हम सॉलिड वेस्ट को भी मैनेज कर रहे हैं और साथ में बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं। ये मशीन एक तरफ कूड़े की समस्या से निजात दिला सकती है तो दूसरी तरफ इस मशीन से तैयार जैविक खाद से जमीन की उर्वरक क्षमता भी बढ़ाई जा सकती है। यानी ये मशीन पर्यावरण के लिए दोहरी सौगात है। चंडीगढ़ से ललित शर्मा, गुड न्यूज टुडे। अब हम आपको कुछ ऐसे खिलौनों की बनने की कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आप न केवल मुस्कुराएंगे बल्कि हैरत में भी पड़ जाएंगे। देखिए, हमारे देश में करोड़ों लोग सिगरेट पीते हैं। अक्सर सिगरेट पीने के बाद लोग सिगरेट बट्स को फेंक देते हैं। नोएडा में एक नौजवान ने इन्हीं फेंके हुए सिगरेट बट्स को रिसाइकिल कर आज एक कामयाब और इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल खड़ा करके दिखाया है। उसने इस वेस्ट से खिलौने बनाकर बच्चों में खुशियां बांट दी हैं। सावधान, इन खिलौनों को देखना आपकी मायूसी के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। ये रंग आपकी उदासी को गायब कर सकते हैं, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर बिखरे यही रंग बेहद फीके, बेहद बदनुमा हो सकते थे, मगर अच्छी और सच्ची सोच के बस एक बीज ने इन्हें खुशियों की रंगोली में बदल दिया। अब ये खिलौने नन्हे हाथों में नजर आएंगे, किसी फूल से चेहरे पर मुस्कान बन खिल जाएंगे। और इन खिलौनों के बनने की कहानी जब हम आपको सुनाएंगे तो आप भी न केवल मुस्कुराएंगे बल्कि हैरत में पड़ जाएंगे। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये खिलौने उस चीज से बनाए गए हैं जो अक्सर लोगों की जिंदगी में धुआं, गर्द, दर्द और तकलीफ भर देने के लिए जानी जाती है। इन खिलौनों को सिगरेट के बड से तैयार किया गया है। हमारे देश में करोड़ों लोग सिगरेट पीते हैं। करोड़ों सिगरेट यानी करोड़ों बड, जिन्हें स्मोकिंग करने वाले आमतौर पर यूं ही फेंक दिया करते हैं। एक नौजवान ने इन्हीं फेंके हुए सिगरेट बड्स को रिसाइकिल करके आज एक कामयाब और इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल खड़ा करके दिखाया है। दरअसल सिगरेट के बट में 3 तरह का वेस्ट होता है। सिगरेट पीने के बाद बचा हुआ तंबाकू, सिगरेट पर लिपटा हुआ कागज और सिगरेट का फिल्टर। नमन इन तीनों चीजों को रिसाइकिल करके जरूरत के सामान में बदलने का काम करते हैं। ये जो सिगरेट बड्स हैं, इससे हमें 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है टोबैको। उस टोबैको को यूज करके हम एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट पाउडर बनाते हैं। ये कंपोस्ट पाउडर बनाने के लिए 28 से 30 दिन का प्रोसेस रहता है और ये कंपोस्ट पाउडर को हम मार्केट में और नर्सरीज, गार्डन्स में सेल करते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो हमें रिसीव होता है वो है सिगरेट वेस्ट पेपर। इस वेस्ट पेपर से हम 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट है मॉस्किटो रेपेलेंट्स। इसको हम गर्मियों में और मॉनसून सीजन में सेल करते हैं। ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडोर यूज के लिए परफेक्टली एसेंशियल और काफी कामयाब है। दूसरा प्रोडक्ट वर्टिकल जो हम पेपर से बनाते हैं वो है रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स, जैसे कि कैरी बैग्स, एनवेलप्स, डायरीज, ब्रोशर्स, कैलेंडर्स। करीब 5 सेंटीमीटर के सिगरेट बट में 50 से ज्यादा ऐसे केमिकल होते हैं जो मिट्टी की क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। इतने से टुकड़े को अपने आप खत्म होने में 12 साल तक का समय लग जाता है। सिलेक्शन के लिए हम कई सारी स्ट्रैटेजीज अपनाते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है रैक पिकर्स और वॉलंटियर्स के साथ कोलैबोरेट करना। ये रैक पिकर्स और वॉलंटियर्स जितना हमें मटेरियल देते हैं उनका हम उनको इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। सिगरेट से पेपर, तंबाकू और बट अलग करने के लिए लोकल महिलाओं की मदद ली जाती है, जिससे घर बैठे उन्हें रोजगार भी मिलता है।
इसके बाद नोएडा में मौजूद फैक्ट्री में इस मटेरियल को रिसाइकल किया जाता है। सिगरेट बट को जमाकर रिसाइकल करने के काम को नमन ने 2018 में शुरू किया था। तब नमन ने 4-5 महीने की रिसर्च के बाद कुछ मशीनों को तैयार करवाया और केवल 8 से 10 लाख की लागत के साथ कंपनी की शुरुआत कर दी। आज नमन अपनी कंपनी में रोज 1000 किलोग्राम से ज्यादा वेस्ट रिसाइकल करते हैं। उनका सालाना टर्नओवर 4 से 5 करोड़ तक पहुंच चुका है। बेहतर तो ये होता कि हमारी दुनिया में सिगरेट का धुआं होता ही नहीं और ना ही होती उसके वेस्ट को ठिकाने लगाने की चिंता। लेकिन जब स्मोकिंग एक कड़वे सच की तरह हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी में मौजूद है, तो ऐसे में नमन जैसी सोच वाले लोगों का होना भी जरूरी हो जाता है, जो आज मौत का धुआं बांटने वाली सिगरेट के रास्ते भी जिंदगी की ताजा हवा के लिए खिड़कियां खोलने का हौसला दिखा रहे हैं। सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस बात से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन उस सिगरेट से निकला हुआ वेस्ट हमारे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। तकरीबन 12 सालों तक वो वेस्ट मटेरियल हमारे पर्यावरण में मौजूद रहता है। लेकिन एक क्रिएटिव आइडिया ने न सिर्फ देश भर से इस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने में मदद की, बल्कि रिसाइकल कर एक बड़ा बिजनेस आइडिया भी दे दिया है। इसलिए कहते हैं कुछ अलग सोच हो तो वो कमाल ही कर जाती है। कैमरामैन अभिषेक के साथ सुनीता राय शर्मा, गुड न्यूज टुडे। एक शानदार खबर आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के रामनगर के 2 करोड़पति हाथियों की कहानी आपको दिखाने जा रहे हैं। ये है रानी और मोती, जिनके नाम उनके मालिक ने 5 करोड़ रुपए की संपत्ति का हिस्सा कर दिया है। जी हां, इन हाथियों के मालिक का नाम है अख्तर इमाम। वो मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं। इमाम को बचपन से ही हाथियों से लगाव था। उनकी मौत के बाद हाथी अनाथ ना हो जाएं, इसलिए इमाम ने अपनी पूरी जो संपत्ति है वो इन दोनों हाथियों के सुपुर्द कर दी। अभी रानी जो है लगभग 28 साल की हैं और करोड़ की संपत्ति की अकेली वो वारिस हैं, क्योंकि कई बीमारियों से जूझ रहे मोती हाथी की 35 साल की उम्र में मौत हो गई थी। देश में शायद इस तरह का पहला उदाहरण देखने को मिल रहा है कि किसी ने अपनी पूरी की पूरी संपत्ति जो है वो हाथियों के नाम कर दी। ओडिशा के भुवनेश्वर में नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल हुआ। इसमें 8 राज्य से आए कलाकारों को हुनर दिखाने का मौका उन्हें मिला। कलाकारों ने मंच पर ऐसा समा बांधा कि दर्शक तालियां बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। तो इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल एक बार फिर से हाजिर हो जाएंगे आपके लिए ढेर सारी पॉजिटिव न्यूज लेकर। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।